हेलो एवरीवन, मैं अर्चना आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं रीड के लिए सीडीपी प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए उपयोगी है। तो जो भी साथी रीड की तैयारी कर रहे हो वो अवश्य जुड़ें। आपकी जो क्लासेस है वो रात के 9 बजे डेली होंगी। आपका जी यहाँ पर आपकी पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आपकी तैयार कराई जाएगी। आपके प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं आज से। तो हमारे चैनल पर आपको सीडीपी प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और भी अन्य प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, विकास का कौन सा आयाम नोम चॉम्स्की के सिद्धांतों से प्रभावित हुआ है? भाषा विकास, सांवेगिक विकास, नैतिक विकास या संज्ञानात्मक विकास? तो जिसको भी ये आंसर आ रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर अवश्य करते रहें और अपनी तैयारी भी जांचते रहें। विकास का कौन सा आयाम है जो नोम चॉम्स्की के सिद्धांतों से प्रभावित हुआ है? आपका ऑप्शन है भाषा विकास, ऑप्शन बी है सांवेगिक विकास, ऑप्शन सी है नैतिक विकास, ऑप्शन डी संज्ञानात्मक विकास। तो आपका राइट आंसर है बेटा ऑप्शन ए भाषा विकास। जो नोम चॉम्स्की हैं वो आपके भाषा विकास से संबंधित हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। इन्होंने बताया है कि भाषा सीखना कैसा होता है, जन्मजात होता है। एक बच्चा जिसका जन्म हुआ है वो धीरे धीरे भाषा अपने आप सीख जाता है। तो ये याद रखेंगे, भाषा सीखना जन्मजात होता है। ये किसने बताया? नोम चॉम्स्की ने। भाषा सीखना जन्मजात होता है। ठीक है, आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने बताया कि बच्चे में एक डिवाइस होती है, भाषा अर्जन की क्षमता वाली एक डिवाइस होती है जिसे बोलते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है, भाषा अधिग्रहण क्षमता, भाषा अधिग्रहण क्षमता बच्चों में होती है। ठीक है, इसको बोलेंगे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है, ये नोट कर लेंगे आप लोग। कभी कभी पूछ लिया जाता है लैंग्वेज एक्विजिशन जो डिवाइस है ये किसने कहा है कि बच्चों में होती है, तो आप याद रखेंगे किसने कहा है? नोम चॉम्स्की ने। ठीक है, इन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर के बारे में भी बताया कि बच्चे के मन में सार्वभौमिक ग्रामर होती है, यानी उनके मन में कोई ग्रामर सीखनी नहीं पड़ती, यो यूनिवर्सल ग्रामर इनके मन में होती है। तो ये भी पॉइंट नोट कर लेंगे, यूनिवर्सल ग्रामर ये किसने कहा है, यानी कि सार्वभौमिक व्याकरण बच्चों के मन में होती है। ठीक है, तो ये किसने कहा है? नोम चॉम्स्की ने। नोम चॉम्स्की ने कहा है भाषा सीखना जन्मजात होता है, बच्चे में एलईडी डिवाइस होती है ना, एलईडी होती है, भाषा अधिग्रहण क्षमता होती है, और भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है? नोम चॉम्स्की ने। ठीक है, आप लोग ये पॉइंट नोट कर सकते हैं। चलिए, सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए। कैसा रखना चाहिए? एक सृजनशीलता मतलब कुछ क्रिएटिव बच्चे को सिखा रहे हैं तो उसके पोषण के लिए आपको क्या ध्यान रखना चाहिए? बच्चों को कैसा रखना चाहिए? कार्य केंद्रित, लक्ष्य केंद्रित, कार्य केंद्रित व लक्ष्य केंद्रित या पुरस्कार प्रेरित? तो पुरस्कार प्रेरित नहीं रख सकते, उससे बच्चा थोड़ी देर पुरस्कार के लिए काम करेगा, वैसे नहीं करेगा। कार्य केंद्रित बिल्कुल काम में लगा दिया, कार्य केंद्रित भी नहीं रख सकते। तो बच्चे को कैसे रखना है? सृजनशीलता, लक्ष्य केंद्रित, उसे एक टारगेट दे दिया, उसका तरीका वो अपने आप खोजेगा, है ना, तो तभी तो कुछ क्रिएटिव करेगा। तो ये बच्चे को कैसा रखना है सृजनशीलता के लिए? लक्ष्य केंद्रित। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, आपका यहाँ पर जो भी प्रैक्टिस सेट में प्रश्न रखे गए हैं वो प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित हैं, तो आप बिल्कुल ये ना सोचें कि ये किस तरह के प्रश्न हैं, आपके प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित प्रश्न हैं। बिल्कुल विश्वास के साथ इन्हें सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिभान का सिद्धांत। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो आपसे विकास के सिद्धांत पूछे हैं तो निरंतर विकास का सिद्धांत होता है, परस्पर समान प्रतिमान का सिद्धांत भी होता है। ठीक है, और समान प्रतिमान का सिद्धांत भी होता है। जो आपका राइट आंसर है बेटा वो है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। ये विकास का सिद्धांत नहीं है। निरंतर विकास का सिद्धांत है, परस्पर संबंध का सिद्धांत है, आपका समान प्रतिमान का सिद्धांत है। आपको ये जब टॉपिक पढ़ाए जाएंगे तो उसमें विकास के सिद्धांत हम डिटेल में इसकी बात करेंगे। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आपका
चौथा प्रश्न है, हेनरी ए मूरे तथा क्रिस्टियाना डी मॉर्गन द्वारा कौन सा परीक्षण निर्मित किया गया है? ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार आपके प्रीवियस ईयर में पेपर में पूछा गया है, तो आप बहुत ध्यान से इसको पढ़ेंगे। हेनरी ए मूरे और क्रिस्टियाना डी मॉर्गन हैं, उनके द्वारा कौन सा परीक्षण निर्मित किया गया? वाक्य पूर्ति परीक्षण, कथानक संप्रत्यय परीक्षण, चित्रकंठा परीक्षण, 16 व्यक्तित्व परीक्षण। कभी कभी क्या होता है कि जो साइकोलॉजी होती है वो हमें हिंदी में नहीं समझ में आती, तो आपको क्या पढ़ना है, इंग्लिश में जो अनुवाद दिया जाता है इसका इंग्लिश में भी लिखा जाता है, एक तरफ हिंदी में भी, तो आप इंग्लिश को पढ़ लेंगे तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, है ना। वाक्य पूर्ति परीक्षण, कथानक संप्रत्यय परीक्षण, ये होता है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, TAT जिसको बोलते हैं, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट है ये, इसको याद रखेंगे, यही आपका राइट आंसर है। और इनके इस परीक्षण को जिसने निर्मित किया है उनके नाम ध्यान रखेंगे, मॉर्गन व मुरे, ठीक है, शॉर्ट में मॉर्गन व मुरे हैं, उन्होंने टेट बनाया। इसके बारे में कुछ बातें जो है इम्पोर्टेंट वो डिस्कस कर लेते हैं। इसको हिंदी में प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, इस नाम से भी आ जाता है। कथानक संप्रत्यय परीक्षण भी आ जाता है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, ठीक है। ये बात आप नोट कर लेंगे। 1935 में ये दिया था, किसने? मुरे तथा मॉर्गन ने 1935 में आपको दिया है। 1935 में इन्होंने इस टेस्ट में बताया कुल 31 कार्ड हैं, ये भी पूछ लिया जाता है। ये कुल 31 कार्ड हैं और ये किसका परीक्षण है? ये इस परीक्षण के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये व्यक्तित्व मापन का परीक्षण है, व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधि है ये, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधि है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो इसमें कुल 31 कार्ड है, जो 20 कार्ड पुरुषों के लिए हैं और 20 कार्ड स्त्रियों के लिए। ये पुरुषों के लिए और 20 कार्ड स्त्रियों के लिए, ठीक है। एक कार्ड जो होगा वो कॉमन कार्ड है, ये वो दोनों के लिए होगा। तो एक व्यक्ति पर आपसे पूछा जाए कितने कार्ड होंगे, तो एक व्यक्ति पर 21 कार्ड ही तो होंगे, या पुरुष होगा या स्त्री, तो एक व्यक्ति पर कुल कितने कार्ड होंगे? कुल 21, ठीक है, 21 कार्ड्स होंगे एक व्यक्ति पर, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग ये बात नोट भी कर सकते हैं। ये 14 वर्ष से अधिक लोगों के लिए है, 14 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए है, ठीक है। CAT होता है वो छोटे बच्चों के लिए होता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, पढ़ने से संबंधित अधिगम अक्षमता को क्या कहा जाता है? डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिस्थीमिया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, रीट हो, सीटेट हो या किसी भी राज्य की परीक्षा हो, उसमें ये पूछ लिया जाता है। पढ़ने से संबंधित अधिगम अक्षमता को कहा जाता है, डिसकैलकुलिया कहेंगे, डिसलेक्सिया कहेंगे, या डिसग्राफिया या डिस्थीमिया। तो जो आपका डिसकैलकुलिया है ये गणना विकार है, कैलकुलेशन से ही समझ जाएंगे ये गणना विकार, ठीक है। ये जो डिसलेक्सिया आपका है ये पठन विकार है, पढ़ने में अक्षमता होती है, बच्चा गलत पढ़ता है, उल्टा पढ़ता है ना इसमें। डिसग्राफिया जो होता है वो लेखन विकार है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सारे ही आप नोट कर सकते हैं इनको साथ के साथ, तो आपके बहुत अच्छे नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। डिस्थीमिया है, ये तनाव या अवसाद की अवस्था को कहते हैं डिस्थीमिया, ठीक है। मनोविकार, डिस्थीमिया क्या है? मनोविकार, ठीक है। तनाव या अवसाद हो तो आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा? डिसलेक्सिया। पढ़ने से संबंधित अक्षमता क्या होगी? डिसलेक्सिया। आपका राइट आंसर है बेटा बी, ठीक है। आपका राइट आंसर क्या है? बी। 4 हमने डिस्कस कर लिया था, आपका राइट आंसर बी था, 5th भी बी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अपना प्रश्न, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के सीखने के नियमों का हिस्सा नहीं है? थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम बताए, 3 प्रमुख नियम बताए और 5 गौण नियम बताए। तो जो आपके 3 प्रमुख नियम हैं, मुख्य नियम हैं, वो काफ़ी बार परीक्षा में आते हैं। तो थॉर्नडाइक के जो मुख्य नियम हैं 3, उनको आप ध्यान रखेंगे।
तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। थॉर्नडाइक ने अधिगम से आधारित, अधिगम मतलब सीखना, पर 3 प्रमुख नियम दिए हैं सीखने के। वो कौन से हैं? पहला तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। कोई भी कार्य है उसे हम तत्परता से सीखते हैं, तभी तो, मतलब अगर तत्परता होगी हमें तभी तो सीख सकते हैं। अगर अभ्यास करेंगे उससे भी सीख जाते हैं, इफेक्ट किसी का प्रभाव मतलब उस चीज़ का पड़ रहा है तभी हम सीख जाते हैं, है ना। तो आपका राइट आंसर है बी, ये नहीं है। ठीक है, ये इन नियमों का हिस्सा नहीं है। तो अधिगम के नियम थॉर्नडाइक के अनुसार मुख्य नियम 3 हैं, ये याद रखेंगे, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। यहीं के यहीं रट लेना है आपको, तत्परता, अभ्यास, प्रभाव समझ लेना है और याद कर लेना है, जिससे आपकी परीक्षा में एक भी प्रश्न आपका गलत ना हो पाए। थॉर्नडाइक के अधिगम के जो नियम है या सीखने के जो नियम है वो मुख्य 3 नियम है, गौड़ 5 नियम है। ये मुख्य 3 नियम कौन से हैं? तत्परता का, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? अब आप बुद्धि लब्धि कब निकाल पाएंगे? जब आप बुद्धि लब्धि का सूत्र जानते होंगे, है ना। तो बुद्धि लब्धि का जो आपका सूत्र है वो ये है, बुद्धि लब्धि मानसिक आयु। जो भी साथी जुड़े हैं वो साथ के साथ कमेंट अवश्य करते रहा करें, इनके आंसर देते रहेंगे तो आपको भी अपनी तैयारी का एक अंदाजा होगा। मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु, गुणा 100। तो मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है। इसको हम बहुत अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लें, इससे संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में आए हुए हैं। तो मानसिक आयु और वास्तविक आयु, वास्तविक आयु बेटा कितनी है इसकी? 5 वर्ष। मानसिक आयु कितनी है? 8 वर्ष, और इंटू 100। अब इसे काटेंगे इसको 20 बार, 8 दूनी 16, तो 160। 160 आपका आ गया IQ। जो बुद्धि लब्धि है उसको IQ लेवल भी कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। तो IQ 160 होगा उसका। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? बी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिया प्रसूत का अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने, कोहलर ने या वाटसन ने? तो क्रिया प्रसूत का अनुबंधन जो सिद्धांत है वो आपका थॉर्नडाइक ने दिया, स्किनर ने दिया, कोहलर ने दिया या वाटसन ने दिया? तो दिया है आपका स्किनर ने। इनने किस पर प्रयोग किया था? इन्होंने चूहे पर। ठीक है, क्रिया प्रसूत का अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया है? स्किनर ने। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, ट्राइसोमी 21 को कहा जाता है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, संलक्षण माने होता है सिंड्रोम। ठीक है, सिकल सेल रोग, टर्नर सिंड्रोम या डाउन सिंड्रोम? ट्राइसोमी 21 अगर हो जाए, ठीक है, यानी कि 21वें गुणसूत्र में 3 गुणसूत्र हो जाए, एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र आ जाए, तो कौन सा सिंड्रोम होगा? क्लाइनफेल्टर होगा, सिकल सेल होगा, टर्नर होगा या डाउन होगा? तो आपका जो राइट आंसर है बेटा वो डाउन सिंड्रोम है। अब इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, ये सारे आनुवांशिक विकार हैं, आनुवांशिक विकार। ठीक है, जो माता पिता से मिले होते हैं उन्हें, उन विकारों को क्या कहते हैं? आनुवांशिक विकार। ठीक है, तो ये क्लाइनफेल्टर है, ये कैसे होता है? इससे भी संबंधित प्रश्न आ सकता है। ये पुरुषों में अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र आ जाए, जब पुरुषों में अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र आ जाए, ठीक है, तो पुरुष होने के लिए कौन से गुणसूत्र चाहिए? XY। अब जब एक एक्स्ट्रा एक्स आ जाए तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो जाता है। ठीक है, और स्त्री के लिए कौन सा चाहिए? XX, है ना, XX। चलिए, सिकल सेल रोग है, इसमें RBC होती हैं, वो हाशियाकार हो जाती हैं। ठीक है, RBC कैसे हो जाती है? हाशियाकार। ठीक है, और टर्नर सिंड्रोम है, इसमें क्या होता है? ये भी एक आनुवांशिक सिंड्रोम है। आपका जो डाउन सिंड्रोम है, यहाँ पर बात करेंगे हम डाउन सिंड्रोम की, इसमें क्या होता है? इसे ट्राइसोमी 21 क्यों कहते हैं? जो 21वां गुणसूत्र है उसमें एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा हो जाता है। 21वां जो गुणसूत्र है उसमें एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र
जुड़ जाएगा। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, विकास में देरी होती है, ठीक है, और इसमें सीखने में क्षमता होती है बच्चों में, त्वचा इन बच्चों की मोटी होगी, आंखें बाहर निकली होंगी, गर्दन जो होती है वो ज़्यादा लंबी, मतलब नॉर्मल लोगों जैसी नहीं होती है, जुड़ी होती है खाल बहुत ज़्यादा। डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे आपके आसपास भी कहीं मिल जाते हैं। तो डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे कैसे होंगे, हाथों की उंगलियां जो होगी वो बहुत छोटी होती हैं। और वो क्यों होता है ऐसा, वो ट्राइसोमी 21, क्योंकि 21वें गुणसूत्र में एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र आ जाता है, ठीक है। तो आपका डाउन सिंड्रोम राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 10वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि धर्म और भाषा के आधार पर आधारित अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षा संस्थानों को स्थापित कर चला सकते हैं। तो आपके आर्टिकल्स भी इसमें आ रहे हैं, तो आर्टिकल्स अच्छी तरह पढ़ के जाइए। तो आपका अनुच्छेद 29 का फर्स्ट है, या अनुच्छेद 29 का 2, अनुच्छेद 30 का 1, अनुच्छेद 30 का 2। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, तो राइट आंसर आपका सी है, अनुच्छेद 30 का 1। इसमें बताया गया है कि धर्म और भाषा के आधार पर आधारित अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षा संस्थानों को स्थापित कर सकेंगे और उन्हें चला सकेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर आपका है 30 का 1। ये भी प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ प्रश्न है आपका। चलिए, शिक्षा में विकास को लेकर फ्रॉबेल का मुख्य योगदान क्या है, वाणिज्यिक शिक्षणालय, बालवाड़ी, पब्लिक स्कूल या लैटिन स्कूल। तो फ्रॉबेल जो है इन्होंने क्या किया ऐसा कि ये इनका नाम बहुत ही फेमस हो गया। तो जैसे हमारे यहाँ केजी होती है, मतलब किंडरगार्टन, तो बालवाड़ी इसको हिंदी में कहते हैं बालवाड़ी, ये वाला डा होगा बालवाड़ी। ये किंडरगार्टन की शुरुआत की थी फ्रॉबेल ने 1940 में, ठीक है, कहीं कहीं 39 है, तो ये 1940 में स्टार्ट किया, 1840 सॉरी, ठीक है, 1840 में स्टार्ट किया था फ्रॉबेल ने। किसने, फ्रॉबेल ने, ठीक है। तो किंडरगार्टन स्थापित किए थे फ्रॉबेल ने, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। चलिए अगला प्रश्न है आपका, इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। कौन सी एज होती है जिसमें सीडो मैच्योरिटी होती है, यानी बच्चा अपने आप को समझने लगता है कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ। शैशवावस्था में समझेगा, या बाल्यावस्था में, या किशोरावस्था में, या प्रौढ़ावस्था में। तो आप लोग सोच के बताइए कौन सी एज होती है जिसे हम सीडो मैच्योरिटी एज बोल सकते हैं। शैशवावस्था, छोटा सा बालक है ना, 6 वर्ष तक की आयु के बालक को शैशवावस्था में रखेंगे, उससे ऊपर बाल्यावस्था में आ जाएगा, है ना, फिर उससे ऊपर किशोरावस्था में आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जो बाल्यावस्था में बच्चा होता है वो मिथ्या परिपक्वता अवस्था होती है उसकी, वो अपने आप को बड़ा समझने लगता है ना। कभी आप उससे कुछ काम की कहेंगे या कुछ कहेंगे तो वो ये समझता है कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ। तो जो सीडो मैच्योरिटी की एज होती है वो मिथ्या परिपक्वता अवस्था जो होती है वो बाल्यावस्था में होती है, ठीक है, चाइल्डहुड एज में ये होता है, ठीक है। रॉस ने ये बात कही है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता अवस्था किसने कहा है, तो ये कहा है रॉस ने, ठीक है, ये नोट कर लेंगे आप लोग। तो रॉस ने कहा है बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता अवस्था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, परिभाषा किसने दी है, मुरे ने दी है, एडलर ने दी है, वॉटसन, क्रो एंड क्रो। 20वीं शताब्दी को शिशु शताब्दी या बालक की शताब्दी किसने कहा है, तो मुरे ने, एडलर ने, वॉटसन ने, क्रो एंड क्रो ने। तो आप लोग साथ के साथ आंसर करते रहिए, जिस भी साथी को ये प्रश्न आता हो वो कमेंट बॉक्स में आंसर अवश्य करें, ठीक है। इससे महसूस होता है कि आप लोग जुड़े हैं। तो आपका राइट आंसर है वो डी है, क्रो एंड क्रो। क्या हुआ था कि जो 20वीं शताब्दी है उसमें बहुत सारी रिसर्च की गई थी बालकों पर, है ना, बहुत सारी थ्योरीज दी गई, तो इसलिए बालक की शताब्दी कहा क्रो एंड क्रो ने 20वीं शताब्दी को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 जो है वो देश में कब लागू हुआ था। बालकों का जो मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, आरटीई एक्ट है जो, वो कब लागू हुआ, ठीक है। तो जो प्रस्तावित हुआ था वो तो 2009 में, ठीक है, अधिनियम बनाया था वो कब बनाया था, 2009 में। लेकिन जब लागू हुआ, पारित हुआ, कब हुआ, 1 अप्रैल 2009 को हुआ, 1 अप्रैल 2010 को हुआ, या 1 नवंबर 2009 को, या 1 नवंबर 2010 को। आपका राइट आंसर क्या है, A, B, C या D। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहें।
तो बेटा आपका राइट आंसर है 1 अप्रैल 2010। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कैटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी है? जो आपके कैटल हैं उन्होंने व्यक्तित्व से संबंधित शील गुण बताए, उनकी संख्या कितनी बताई है? तो ये 16 ध्रुवीय कारक बताए हैं। किसने बताए हैं? 16 ध्रुवीय कारक। ठीक है, व्यक्तित्व मापन के हैं ये कारक। व्यक्तित्वशील गुण कैटल ने बताए हैं, इसको 16 PF भी कहते हैं। ठीक है, 16 PF आ जाए या व्यक्तित्वशील गुण आ जाए या हिंदी में ध्रुवीय कारक आ जाए, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये बताए हैं आपके 16। कैटल ने कितनी संख्या बताई है? 16। तो कैटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी है? 16। ठीक है, 13 नहीं है, 15 नहीं है, 14 नहीं है, आपकी कितनी है? 16। इसको ध्यान रखेंगे। व्यक्तित्व के शील गुणों की संख्या 16 PF यानी कि 16 ध्रुवीय कारक हैं, कैटल ने ये बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 16वां प्रश्न है, व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, संज्ञानात्मक बुद्धि या सामाजिक बुद्धि? व्यवहारिक बुद्धि है उसको मूर्त बुद्धि कहेंगे, अमूर्त बुद्धि कहेंगे या संज्ञानात्मक या सामाजिक? मूर्त बुद्धि किसे कहते हैं बेटा? कंक्रीट जो बुद्धि है उसे किसे किसे कहेंगे? जो वस्तु हमारे सामने हो उनको ही तो मूर्त कहेंगे। जैसे मूर्ति शब्द है, मूर्ति शब्द कहाँ से आया? मूर्त शब्द से, यानी जो सामने है। मूर्ति कैसी होती है? सामने। वैसी वस्तुएं जब सामने हो, है ना, तो मूर्त बुद्धि वही कि जो सामने देख कर है उस पर विचार कर रहे हैं, वो मूर्त बुद्धि कहलाती है। अमूर्त बुद्धि या अमूर्त चिंतन क्या होता है? जो हम मन में सोचें। ठीक है, संज्ञानात्मक बुद्धि, ठीक है, जो हम संज्ञान मतलब लें। ठीक है, सामाजिक बुद्धि समाज से मिली हुई है या समाज में रहकर जो हमें आ रही है वो सामाजिक बुद्धि। ठीक है, एज बढ़ने के साथ साथ जो बुद्धि आए वो संज्ञानात्मक बुद्धि कहलाती है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताया हुआ है। तो हमारी यहाँ बात चल रही है व्यवहारिक बुद्धि पर। अब प्रैक्टिकल नॉलेज आप किसे कहेंगे? व्यवहारिक बुद्धि। तो जो हम व्यवहारिक काम करते हैं वो सामने हो चीज़ें उन्हीं से करते हैं, है ना। तो आपका कौन सी बुद्धि होगी? मूर्त बुद्धि। ए आपका राइट आंसर। ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज या स्थूल बुद्धि भी इसे कहते हैं। क्या? स्थूल बुद्धि। जो वस्तुएं हमारे सामने हो, है ना, उन पर सोच रहे हो तो वो बुद्धि क्या है? स्थूल बुद्धि। वस्तुओं को सोचने, समझने व प्रयोग करने की क्षमता व्यवहारिक बुद्धि कहलाती है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। वस्तुओं को सोचने, समझने व प्रयोग करने की क्षमता कौन सी बुद्धि कहलाती है? आपकी व्यवहारिक बुद्धि। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका प्रश्न नंबर है 17। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? वंशानुक्रम का नियम कौन सा नहीं है? समानता का, भिन्नता का, प्रत्यागमन का या अभिप्रेरणा का? कि वंशानुक्रम है उसमें समानता होती है, भिन्नता होती है, प्रत्यागमन होता है या प्रेरणा। अब अभिप्रेरणा का मतलब क्या होता है? मोटिवेशन। तो ये क्या मोटिवेशन क्या वंशानुक्रम से संबंधित है? तो यहाँ में साफ ही साफ दिख गया। ठीक है, तो क्या नहीं है नियम? अभिप्रेरणा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। ये प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है, डिट्टो वही या कॉपी पेस्ट किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अर्जित प्रेरक का उदाहरण है? भूख है, पुरस्कार है, रुचि या विश्राम? अब प्रेरक क्या होते हैं? मतलब प्रेरणा या प्रेरक मतलब कैटलिस्ट। ठीक है, जिनसे हम कार्य करने की हमें प्रेरणा मिले। ठीक है, कुछ प्रेरक होते हैं वो जन्मजात होते हैं, जैसे भूख प्यास है। ठीक है, वो अपने आप लगेगी, वो हमें अर्जित नहीं करने पड़े, वो हमें मिले हुए हैं, है ना। कुछ अर्जित प्रेरक होते हैं। अब जो भूख है, प्यास है, विश्राम है, ये कैसे प्रेरक हैं? भूख, प्यास, विश्राम। ये आप साथ के साथ नोट करते रहिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। भूख, प्यास, विश्राम, निंद्रा, है ना। ठीक, ये कैसे प्रेरक हैं? आपके जन्मजात प्रेरक हैं, इन्हें अर्जित नहीं करना पड़ा, ये अपने आप है। भूख लगेगी तो अपने आप प्रेरित होगे खाना खाने के लिए, प्यास लगेगी पानी पीने के लिए प्रेरित होगे, और थकान होगी तो विश्राम करने के लिए प्रेरित होगी। क्या इन्हें अर्जित करना पड़ा? क्या हमें कहीं और से समझना पड़ा? नहीं ना, है ना। प्रेरक क्या होते हैं? जो हमें काम करने के लिए प्रेरित करें। तो ये कैसे हैं? प्रेरक है जन्मजात। ठीक है, नोट करते रहिए आप लोग साथ के साथ, जन्मजात प्रेरक। ठीक है, अब जो आपके अर्जित प्रेरक हैं, रुचि है आपकी, प्रतिष्ठा है, सम्मान है, ये कैसे प्रेरक हैं?
अर्जित प्रेरक है ना। ठीक है, अब यहाँ आया पुरस्कार। अब बताओ कि पुरस्कार कौन सा प्रेरक होगा। पुरस्कार, दंड, प्रशंसा, किसी की हम प्रशंसा करते हैं, वो प्रशंसा से प्रेरित होकर कार्य करने लगे, या कोई बच्चा गलत कार्य कर रहा है उसे सही कार्य करने के लिए प्रेरित करें तो दंड भी दे सकते हैं। पुरस्कार है कि पुरस्कार दे दिया तो और 4 बच्चों ने देखा उसे पुरस्कार मिल रहा है, वो प्रेरित हो गए, है ना, अच्छा, और आगे कार्य करने के लिए प्रेरित हो गए। तो ये प्रेरक कैसे हैं बेटा, ये कृत्रिम प्रेरक हैं, ये नोट करेंगे आप लोग, कृत्रिम प्रेरक हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा अर्जित प्रेरक में, सी। आपका राइट आंसर है सी, 18 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। रुचि जो है आपकी वो कैसा प्रेरक है, अर्जित प्रेरक है। ये प्रेरक आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है आपका, एनसीएफ 2005 बल देता है, किस पर बल देता है। एनसीएफ 2005 जो आपका नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क है, ठीक है, करके सीखने पर, रटने पर, समस्या हल करने पर, या ऐसे भी लर्निंग बाय डूइंग, तो एनसीएफ 2005 में लर्निंग बाय डूइंग पर ही बहुत फोकस किया गया है, रटने पर नहीं, समस्या हल करने पर है, लेकिन ये ऑप्शन का बिल्कुल सटीक आंसर नहीं है। ठीक है, ये सभी, तो ये सभी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ रटने पर नहीं है। ठीक है, तो एनसीएफ 2005 में बल दिया गया है लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने पर। ठीक है, बच्चा करके सीखे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है 20, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। वुडवर्थ ने कहा है, वॉटसन ने कहा है, रॉश ने कहा है, या इनमें से किसी ने नहीं। वातावरण जो एनवायरनमेंट है वो एक बच्चे के विकास को प्रभावित करता है, यानी बाहरी रूप से प्रभावित करता है ना। एनवायरनमेंट है, वंशानुक्रम है, ये बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका ये किसने कहा है, तो आपका सी राइट आंसर है, रॉस ने कहा है वातावरण बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ये ऐसी डेफिनेशंस आपकी एग्जाम में पूछी गई हैं, तो इन्हें ध्यान करते रहें, मतलब ध्यान रखें इनका और नोट करते रहें। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है। अवस्था है, कौन सी अवस्था है बेटा, जिसमें बच्चे अमूर्त ना सोचकर मूर्त अनुभवों के बारे में सोचते हैं, यानी उनमें जो प्रत्यय निर्मित होते हैं वो मूर्त अनुभवों से होते हैं। 2 से 7 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, 12 से वयस्क तक, 7 से 12 तक। तो जो मूर्त चिंतन करता है बेटा वो 7 से 12 वर्ष में करेगा। एक छोटा बालक है जो 2 से 7 वर्ष तक का है वो सामने देखेगा, लेकिन उसके बारे में चिंतन, यानी प्रत्यय उसके में निर्मित नहीं होते उतने ज़्यादा। 7 से 12 वर्ष का बालक है, जो बाल्यावस्था का बालक है, वो मूर्त चिंतन करेगा, है ना। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 7 से 12 वर्ष का बालक। ठीक है, अभी इन बच्चों को जो भी चीज़ें हैं वो इन्हें आप TLM से सिखाते हैं। क्लासेस में आप देखें कि जो 6 से 12 वर्ष के आयु के बच्चे हैं, मतलब एक में एडमिशन लेने की जो एज होती है वो 6 साल की होती है ना, तो उन्हें बच्चों को सामने चीज़ें रखकर मॉडल से इन चीज़ों से ज़्यादा समझाते हैं ना, चार्ट के द्वारा। और छोटे बच्चे होते हैं यानी कि जो किंडरगार्टन में होते हैं उन्हें भी वस्तुओं से ही सिखाते हैं कि सामने जो चीज़ें उन्हीं के बारे में सोचेंगे, या उन्हें थ्योरी बड़ी बड़ी बता दें हम। अब बाल्यावस्था में बालक है, ठीक है, मान लो 6 से 12 वर्ष का बालक है बाल्यावस्था में, आप उनको बहुत बड़ी बड़ी थ्योरीज बता रहे हैं, क्या वो उन्हें समझेगा, अमूर्त चिंतन करेगा? नहीं करेगा। जो सामने नहीं है उन चीज़ों के बारे में वो बहुत ज़्यादा नहीं सोच पाएगा, वो इंटरेस्ट भी नहीं लेगा। तो जो सामने प्रत्यय हैं, जो मूर्त अनुभव है उसके, वो कॉन्सेप्ट उसमें डेवलप होंगे। प्रत्यय का मतलब होता है कॉन्सेप्ट, है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? बुद्धि के, सृजनात्मकता के, बुद्धि एवं सृजनात्मकता के, या इनमें से कोई नहीं। गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन के बारे में कहा है कि इसके समान है बुद्धि के बारे में। अपसारी चिंतन अब होता क्या है? आपने लेंस पढ़े होंगे, अपसारी लेंस, अभिसारी लेंस, कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स, है ना, ये लेंस पढ़े होंगे। अपसारी चिंतन मतलब जो हम ब्रॉड माइंड से सोचें, फैला हुआ। अपसारी का मतलब फैला हुआ, है ना। तो हम किसी भी समस्या का जो समाधान है ना, उसको बहुत सारी दिशाओं में उसका चिंतन करें और एक नया निष्कर्ष लेके आए, उसको बोलते हैं अपसारी चिंतन। ठीक है, सृजनात्मकता से रिलेटेड होता है ये अपसारी चिंतन।
ठीक है। दो प्रकार के चिंतन होते हैं, अपसारी और अभिसारी। अभिसारी क्या होगा कि हम यांत्रिक रूप से विचार कर रहे हैं और एक ही उत्तर दे रहे हैं, ठीक है, टेक्निकल रूप से सोच रहे हैं और एक उत्तर दे रहे हैं, वो अभिसारी चिंतन होगा। और अपसारी चिंतन होगा कि हम सभी दिशाओं से, मतलब कोई अगर हमें समस्या दी गई है तो हम उसकी विभिन्न दिशाओं के बारे में सोचेंगे, फिर एक अच्छा सा बढ़िया सा आइडिया लेकर आएंगे, वो कहलाएगा अपसारी चिंतन। और जब कोई नया आइडिया, हमने कोई अच्छा निष्कर्ष निकाला, तो वो क्रिएटिविटी में आ जाता है, सृजनात्मकता में आ जाता है बेटा। तो आपका राइट आंसर होगा सृजनात्मकता। ठीक है, यहाँ से आप समझ गए होंगे अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन। ठीक है, चलिए, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्शन रिसर्च। ठीक है, तो आपने जो भी बीएड या जो भी एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा किया होगा, तो उसमें आपने एक्शन रिसर्च जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान, ये इसका उद्देश्य क्या है? नवीन ज्ञान की खोज करना है, या शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास करना है, या विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक प्रणाली में सुधार लाना है, या इनमें से ये सभी है। तो जो आपका क्रियात्मक अनुसंधान है वो किसके लिए बनाया जाता है? इसका एक वाक्य है, लोगो है, वो उसको ध्यान रखेंगे, समस्या हमारी समाधान हमारा। ठीक है, समस्या हमारी यानी समस्या भी हमारी है, समाधान भी हमारा है। हम उसी कक्षा में पढ़ा रहे हैं, टीचर हैं, और हमारी क्लास में कोई समस्या है, अब हमें ही समाधान करना है, समाधान हमारा। ठीक है, तो एक्शन रिसर्च जो होती है कि क्लास में कोई परेशानी आ रही है, कोई प्रॉब्लम है, उसको हमें ही सॉल्व करना है, उस पर हमने एक रिसर्च की। ठीक है, इसमें जो रिसर्च कर रहा होता है, रिसर्चर होता है, वो वहीं उन्हीं से, बच्चों से संबंधित ही होगा, मतलब वहीं का टीचर होगा, हेड होगा, या उसी स्कूल का, मतलब उसी क्लास का अध्यापक होगा। तो ये ध्यान रखेंगे। इसमें प्रश्न भी आ जाता है कि इसका जो मतलब इसका जो रिसर्चर होता है वो कौन सा होता है? क्रियात्मक अनुसंधान में क्या कोई विषय विशेषज्ञ होगा या बाहर से आएगा? नहीं, जहाँ प्रॉब्लम समाधान भी वहीं। ये इसका लोगो है, एक्शन रिसर्च का, समस्या हमारी समाधान हमारा। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारी विद्यालय की कक्षा की शैक्षिक प्रणाली है उसमें सुधार लाना। तो इम्पोर्टेंट आपका आंसर क्या है? ये सी, आपका 23 का राइट आंसर है सी। ठीक है, इस बात को नोट कर लेंगे और ध्यान रखेंगे एक्शन रिसर्च से संबंधित। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उसका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है? इदम है, अहम, पराहम, इदम तथा हम दोनों। तो ये व्यक्तित्व के जो बताए हैं प्रकार, इदम, पराहम और अहम, इड, ईगो, सुपर ईगो, ये किसने बताए हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, ये किसने कहे हैं, किसने बताए हैं? इड, ईगो और सुपर ईगो। सुपर ईगो, इनके बारे में किसने बताया है? इदम, अहम की जो व्यक्ति का व्यक्तित्व है इस पर आधारित होता है, पराहम। ठीक है, अभी यहाँ अच्छी तरह इस थ्योरी को समझ लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में कई बार आई हुई है। ठीक है, ये जो इड, ईगो, सुपर ईगो बताया है, व्यक्तित्व के पार्ट बताए हैं, जो वो बताए हैं आपके फ्राइड ने। ठीक है, याद रखेंगे, सिगमंड फ्राइड है मनोवैज्ञानिक, उन्होंने, ठीक है, तो इन्होंने इड, ईगो और सुपर ईगो 3 बताए हैं आपने। तो इसको ध्यान रखेंगे। इड में क्या होता है? जो आपका इदम, ये समझ लीजिए आपकी पार्श्विक प्रवृत्ति है, पशु है, मतलब पार्श्विक प्रवृत्ति, जो हमारी दमित इच्छाएं होती हैं, जिन्हें हम समाज के डर से पूरी नहीं कर पाते, वो किस में आती हैं? इड में आती हैं। जो हमारी मूल प्रवृत्ति अतृप्त इच्छाएं होती हैं, अतृप्त यानी जो पूरी नहीं कर सकते, वो किस में आएंगी? इड में। ठीक है, इस ट्रिक से समझ लेंगे कि इड है वो पशु है, ईगो है वो मानव है ना, और जो सुपर ईगो है वो देवता है। ठीक है, इस ट्रिक से समझ लेंगे। ईगो जो है वो मानव प्रवृत्तियां हैं इसमें, ये यानी कि इसे हम कह सकते हैं कि ये सामाजिक पक्ष है, सामाजिक पक्ष व्यक्तित्व का, जो समाज के सामने हमारा व्यक्तित्व रहता है, पर्सनैलिटी रहती है, वो ईगो में आती है। ठीक है, सुपर ईगो जो देवत्व, ठीक है, इसमें जो लक्षण होंगे वो
ठीक है, तो वो कैसे होते हैं, आदर्श युक्त होते हैं, सुपर ईगो में आदर्श युक्त, ठीक, आदर्श युक्त, ये नोट कर लेंगे आप लोग। इड, ईगो, सुपर ईगो व्यक्तित्व के 3 तत्व बताए हैं फ्राइड ने, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ लेंगे कि इड जो है वो पार्श्विक प्रवृत्ति से संबंधित है, ईगो मानव, और जो सुपर ईगो है इसमें कैसे लक्षण होंगे व्यक्तित्व के, देवता से, ठीक है, देवता से संबंधित। तो सब ज़्यादातर अधिकांशतः लोगों में कौन सा जो तत्व है वो हावी रहता है, वो सामाजिक पक्ष है ना, ईगो जो है ये मेन होता है, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार ग्रह निम्न में से कौन सा है, इदम, अहम, पराहम या इदम तथा अहम दोनों। तो आपका राइट आंसर ए होगा, इदम, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, इदम। इदम में कैसी इच्छाएं होंगी, जो अतृप्त होंगी, ठीक है, जिन्हें पूरा नहीं कर सकते वो इदम में आएंगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है 25, प्रगतिशील परिवारों के बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है, संबंधन, जिज्ञासा, उपलब्धि, आक्रामकता। अब जो प्रगतिशील परिवार है उनके बच्चों में कौन सा प्रेरक है वो अधिक प्रबल होगा, तो उनमें प्रेरक कौन सा प्रबल होगा, उपलब्धि, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। जैसे वो सामाजिक प्रतिष्ठा, पुरस्कार, जिज्ञासा, सुख आदि के अनुसार काम करते हैं ना, उनका प्रेरक क्या होता है, यही होता है उपलब्धि। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय विकसित किया है, किसने किया है, बिने ने, रीड ने, टर्मन ने या कैटल ने। तो बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय जो दिया है वो दिया है आपका टर्मन ने। आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय टर्मन ने दिया है, ठीक है। बुद्धि लब्धि जो IQ लेवल का आपने अभी सूत्र पढ़ा था वो किसने दिया था, टर्मन ने, ठीक है। चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है, पूर्व अनुभव, भाषा, तर्क, समस्या। तो चिंतन आप प्रारंभ करेंगे अपने ही जीवन से, सोचें अगर आप चिंतन प्रारंभ करेंगे, किसी बात का चिंतन करेंगे तो वो किससे आधारित होगा, वहाँ शुरुआत कैसे होगी, पूर्व अनुभव से, भाषा से, तर्क से या समस्या से। तो चिंतन प्रारंभ होता है समस्या से, जब आपके सामने कोई समस्या आएगी तो उसका चिंतन करेंगे आप समस्या के समाधान के लिए। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं, तनाव है, अवसाद है, उसको कम करने का जो अप्रत्यक्ष ढंग है वो क्या कहलाएगा, समस्या समाधान विधि कहलाएगा, रक्षात्मक यांत्रिकता कहलाएगा, व्यक्तिगत विधि या इनमें से कोई नहीं। जैसे हमें कभी कोई किसी बात की टेंशन होती है जिसको हम कम नहीं कर सकते, उसके लिए क्या अपनाते हैं, कौन सा रास्ता अपनाते हैं, तो उसके लिए अपनाते हैं रक्षात्मक यांत्रिकता, यानी कि कुछ रक्षात्मक युक्तियाँ होती हैं। जैसे हम विद्यालय लेट पहुँचे, मान लीजिए अपने उदाहरण अपनी लाइफ से लीजिए, जैसे हम विद्यालय लेट पहुँचे तो हमें टेंशन हुई, तनाव हुआ, तो उसको कम करने के लिए हमने क्या कहा, घड़ी पर दोष दे दिया कि अरे घड़ी 5 मिनट लेट थी इसलिए मैं लेट हो गया, है ना। तो ये क्या होती हैं, रक्षात्मक युक्तियाँ। जैसे कोई बात आपको परेशान कर रही हो, कोई पूर्व में अनुभव ऐसा रहा हो, उसको उस स्ट्रेस के लेवल को कम करना है, तो आप क्या करेंगे, उसको याद करना बंद कर देंगे। इसको कहते हैं दमन। तो दमन, पलायन, ये रक्षात्मक युक्तियाँ होती हैं, ठीक है। या बहाना बना लेना, जैसे युक्तिकरण कहेंगे, युक्तिकरण कि हमने कह दिया कि अंगूर खट्टे हैं, ठीक है, तो ये कैसे हैं, या प्रक्षेपण मतलब दूसरों पर आरोपित कर दिया वहाँ हमने, तो ये रक्षात्मक युक्तियाँ हैं। इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब थ्योरी पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, रक्षात्मक यांत्रिकता। तनाव को कम करने के लिए अप्रत्यक्ष ढंग कहलाता है रक्षात्मक यांत्रिकता या रक्षात्मक युक्तियाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, चिंतन मानसिक क्रिया का पहलू है, ज्ञानात्मक पहलू है, भावात्मक या क्रियात्मक, इनमें से कोई नहीं। जब चिंतन है तो ज्ञानात्मक पक्ष होगा, ज्ञान से रिलेटेड होगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, ज्ञानात्मक। कैसा पहलू है चिंतन, मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला और अंतिम प्रश्न है, सीखने के वे कौन से कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं, शिक्षार्थी का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, अभिप्रेरणा और उपलब्धि का प्रेरणा स्तर, उत्सुकता और इच्छा शक्ति, उपयुक्त सभी।
तो इसमें कौन से कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं? आप सीख रहे हैं तो अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हम अच्छी तरीके से सीखेंगे, जल्दी सीखेंगे, है ना। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो सही समझेंगे कि अगर हमारी बॉडी सही होगी तो हम अच्छी तरह से सीख पाएंगे। जो शारीरिक और मानसिक विकास दोनों ही आते हैं। अब प्रेरणा और उपलब्धि के अभिप्रेरण स्तर, हमें किसी चीज़ से मोटिवेशन मिल रहा है तो ये भी सीखने को प्रभावित करेगा। मोटिवेट होकर जो सीखने की प्रक्रिया है वो तेज़ी से बढ़ती है। उत्सुकता और इच्छा शक्ति, अगर हमें किसी काम को सीखने की इच्छा है या उत्सुकता है तो हम जल्दी सीख जाते हैं। तो ये सब सीखने को प्रभावित करते हैं। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें और इसी तरह क्लास से जुड़े रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।